इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पेन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बिहार में एनडीए की सरकार बनने का किया दावा, कहा आरजेडी ने किए अपने वादों को कभी नहीं किया पूरा। पटना में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार, कहा हमारी सेना को जाति धर्म के आधार पर देखना दुर्भाग्यपूर्ण। राहुल गांधी ने किया सैनिकों का अपमान। देहरादून में सीएम धामी ने किया गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा का दौरा। गुरु नानक जयंती के अवसर पर सीएम ने टेका मत्था, कहा गुरु नानक जी के जीवन से प्रेरणा लेकर सभी लोग कर रहे काम। बिलासपुर हादसे के घायलों से मिले डिप्टी सीएम अरुण शाह। घायलों के परिजनों से भी डिप्टी सीएम ने की मुलाकात, कहा हादसे के जांच के दे दिए गए हैं सख्त आदेश। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है। बिहार में 2-3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो वहीं राजनाथ सिंह ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की घोषणाओं पर कहा कि वादे बहुत किए हैं, लेकिन आरजेडी ने आंशिक रूप से भी अपने वादों को कभी पूरा नहीं किया है। बिहार की कई सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने के बाद और बिहार की जनता से वैसे तो निरंतर हमारा संवाद चलता ही रहता है, और चुनाव के दौरान भी मैंने लोगों से हालात लिए। यह स्पष्ट है कि यहाँ पर एनडीए की 2/3 मेजॉरिटी से सरकार बनने जा रही है। सर, आप लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, तेजस्वी यादव करें कि बीजेपी अपने सारे बड़े नेताओं को फिल्म उतार दिया, फिर भी बिहार में बदलाव होने जा रही है। नहीं, ये दावा करने दीजिए उनको। मैं मानता हूं उनका यह दावा पूरी तरह से बेबुनियाद है, वह निराधार है। फैसला जनता को करना है, और बिहार की जनता ने मन बना लिया है। और मन इसलिए बनाया है कि पिछले 20 वर्षों में जिस तरीके से विकास को गति दी है यहां नीतीश कुमार जी ने, यह बात सबके चित्त में बैठी हुई है। सब लोग ये मानते हैं कि अराजकता और जंगल राज की स्थिति से किसी ने अब तक काफी हद तक उबारा है इस बिहार को, तो नीतीश कुमार ने उबारा है, एनडीए की सरकार ने उबारा है। और आगे भी इस काम को आगे बढ़ाने का कोई काम कर सकता है, और पूरे भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में बिहार की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम यदि कोई कर सकता है तो वो एनडीए की सरकार ही कर सकती है। दावे भी कर रहे हैं सर, महिलाओं को पैसे देने की बात कर रहे हैं कि 1 साल में 30,000 उनके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे अगर हमारी सरकार। नहीं, देखिए, इस प्रकार के प्रलोभन उन्होंने पहले भी लोगों को दिए हैं, वादे बहुत किए हैं, लेकिन वादों को आंशिक रूप से भी आरजेडी की गवर्नमेंट ने कभी पूरा नहीं किया है, चाहे आरजेडी की गवर्नमेंट रही हो अथवा आरजेडी कांग्रेस की रही हो। माने उनके कहने और करने में, उनके वर्ड्स और डीड्स में बराबर अंतर रहा है, और उनके वर्ड्स और डीड्स यानी कहने और करने में अंतर होने के कारण ही एक विश्वास का संकट पैदा हुआ है, और जिसका एहसास बिहार की हर जागरूक जनता को, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से मैंने देखा है कि बिहार की जनता बहुत ही जागरूक है और बहुत ही सोच समझकर फैसला करेगी, और यहाँ पर 2/3 क्लियर मेजॉरिटी के साथ, 2/3 मेजॉरिटी के साथ यहाँ पर एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी। राहुल गांधी की महागठबंधन की सरकार बन रही है और भारतीय जनता पार्टी लगातार वोट चोरी करने का काम कर रही है। देखिए, अब ऐसा है ना कि ऐसे अब शब्दों का प्रयोग तो वही कर सकते हैं, और उनके द्वारा तो इसके पहले भी बराबर इसी तरीके की बेबुनियाद और निराधार बातें। एक लाख सवाल की एनडीए की तरफ से लगातार विकास की बात कही जा रही है, लेकिन जंगल राज पर ज्यादा फोकस क्यों करना पड़ रहा है?
देखिए, ऐसा है, विकास तो हुआ, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। सेंटर में भी मोदी जी के नेतृत्व में गवर्नमेंट आने के बाद जितनी तेजी से देश का विकास हुआ है, जो हमारा भारत 2014 में अर्थव्यवस्था के आकार, इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर था, वह जंप लेकर आ 4थे स्थान पर पहुंच गया है। और बड़ी मानी जानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल फर्म्स इस बात का दावा कर रही हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इसे जल्दी ही इकोनॉमी की साइज के मामले में, माने अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया के देशों में तीसरे स्थान पर आने से कोई रोक नहीं सकता। पटना में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो हमारी सेना को जाति और धर्म के आधार पर देख रहे हैं, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। साथ ही कहा कि सेना एक ऐसा विषय है जिसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने सैनिकों का अपमान किया है। राहुल गांधी ने कहा है सर 10% समाज के लोग ही इंडियन आर्मी पे कंट्रोल किए हुए हैं। देखिए, मुझे लगता है इससे ज्यादा दुखद, शर्मनाक तो ये है ही, साथ में ये दुखद बयान भी है। अगर देश के एलओपी लोकसभा नेता प्रतिपक्ष लोकसभा की खुद की सोच ऐसी है, जो कहीं ना कहीं सदन में विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं, वो अगर हमारी सेना को जात पात धर्म मजहब में बांट कर देखने का काम कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा लोकतंत्र के लिए दुखद और कोई बात नहीं हो सकती। जैसा मैंने कहा कि ये बयान तो शर्मनाक है ही, मैं उसमें मैं जा ही नहीं रहा, पर सोचिए कितनी भावनाओं को आपने ठेस पहुंचाई होगी। आज जो व्यक्ति सरहद पर खड़ा होगा हम लोगों की सुरक्षा के लिए, आज वो पहली बार सोच रहा होगा कि मेरी जाति क्या है या मेरा धर्म क्या है, जो उसने आज तक किसी भी देशवासी को बचाने के लिए, उनको नहीं पता भैया कि सरहद पे अगर वो सुरक्षा कर रहे हैं तो वो हिंदू की कर रहे हैं, मुसलमान की कर रहे हैं, अगड़ा की कर रहे हैं, पिछड़ा की कर रहे हैं, दलित की कर रहे हैं, महादलित की कर रहे हैं। और आप सेना को भी आप इसमें बांटने की आप सोच रखते हैं, जिन्होंने बिना जात पात धर्म मजहब देखे हुए देशवासियों की रक्षा करने का काम किया। और अगर आपको इतनी ही चिंता है राहुल जी, तो बता दीजिए ना कि देश की सत्ता में लंबे समय तक कौन था शासन में। भैया, आप आपके परिवार के लोग थे ना। अगर आपको सत्ता में भी, अगर आपको सेना में भी जाति के आधार पर अगर आपको विभाजन करना था तो करवा देते। नेहरू जी थे, आप ही के परिवार के थे, इंदिरा जी थी, आप ही के परिवार की थी, आपके खुद के पिताजी मंत्री प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनसे आप करवा देते। आज आपको ये याद आ रहा है। चुनाव में मैं समझता हूं कई बार हताशा होती है, निराशा होती है, कई बार आप ऐसी बातें बोलते हैं जिससे ध्रुवीकरण हो, बट एक मर्यादा हमेशा रखनी चाहिए। सेना एक ऐसा विषय है जिसको किसी भी राजनीति में किसी भी तरीके से कतई नहीं लाना चाहिए। आज राहुल गांधी जी के इस बयान ने न सिर्फ मौजूदा जवानों को, सैनिकों को अपमानित करने का काम किया है, बल्कि हर वो शहीद जो सरहद पर हम लोगों की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, आज उनकी भी आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम राहुल गांधी जी के द्वारा किया गया। यादव ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें अररिया में ब्रिज कोलैप्स कर गया है सर। एक सभा हुई थी आरजेडी का, उसमें घटना को लेकर कहा गया जा रहा है, चुनावी सभा है वो भी आरजेडी की। देखिए, आरजेडी के कल्चर में ये रहा है, उनकी कार्यशैली का ये हिस्सा रहा है, हुड़दंग मचाना, गोली बारूद, इस तरीके के चीज़ों का इस्तेमाल करना। ये वही 90 के दौर के ही है ना, जिस जंगल राज की हम लोग बात करते हैं। आज भी आप इनकी सभाओं में देखिए किस तरीके से हुड़दंग मचता है, किस तरीके से एक अराजकता का माहौल इनकी सभाओं में रहता है। तो ये अपने में दर्शाता है कि भाई सोच और कार्यशैली तो इनकी वो 90 के दशक वाली है ना। अब जब ये लोग ऐसे ऐसे गाने अगर ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, ऐसी भाषा, ऐसी बॉडी लैंग्वेज को ये प्रमोट कर रहे हैं, अभी तो सत्ता से दूर हैं। इसीलिए फर्स्ट टाइम वोटर्स को जब हम लोग जंगल राज की याद दिलाते हैं ना, क्योंकि उनको पता नहीं है कि अगर ये आ गए कहीं गलती से भी, आएंगे नहीं बट हाइपोथेटिकली, अगर ये आ गए गलती से भी तो बिहार में आतंक मचा देंगे। एसआईआर पर सबसे ज्यादा बंगाल में हिंसा हो रही, ममता बनर्जी कर दी आग से नहीं के लिए आग लगा देंगे, बीजेपी को भी धमकी दिया। अरे इन लोगों का समझ में नहीं आता। शिकायत भी यही लोग करेंगे कि भैया धांधली कर रहे हैं, प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा उसको सुधार करने के लिए। और ये कौन सी कोई नई प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहा है प्रभु, ये तो होती रही है देश में, पहली बार थोड़ी हो रही है। ये हर बार समय समय पर एक रेगुलर इंटरवल पर
ये प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, और क्योंकि अब लंबे समय से नहीं हुई थी, इसको करना जरूरी है। बिहार में क्या, मुझे बताइए ना, जितने राजनीतिक दलों ने इसको लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की, कोई एक अधिकृत आपत्ति इन लोगों ने दर्ज कराई? या उन लोगों के जिनके नाम कटे, अगर सही में अगर वो जायज होते तो क्या अभी हंगामा नहीं हो रहा होता? कल पहले चरण का मतदान है, सब लोग क्यों नहीं यहाँ के धरने पर बैठ गए? सब लोगों ने क्यों नहीं उसको लेकर विवाद खड़ा कर दिया? भाई, एक सामान्य प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा रहा है और ढंग से किया जा रहा है। एक बात तय है, एक बात सुनिश्चित है, और इसके लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है कि किसी भी घुसपैठिए को जो भारत का नागरिक नहीं है, किसी भी कीमत पर उसको भारत के सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का दुरुपयोग कतई नहीं करने दिया जाए। इसलिए अपने भाई को वापस कर लिया आरजेडी प्रत्याशी के सामने से। अब डर है या क्या, बट ऐसे फैसले कहीं ना कहीं आपको बैकफुट पे तो दिखाते ही है ना, कि आप एक फैसला लेते हैं और फिर आप उसको विड्रॉ करते हैं, तो ये दर्शाता है कि आप बैकफुट पे हैं। तो ये दर्शा रहा है कि वो घबराए ही है इस चीज को लेकर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरु नानक जयंती के अवसर पर देहरादून में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा का दौरा किया और मत्था टेका, जिसके बाद सीएम ने कहा कि गुरु नानक के जीवन से प्रेरणा लेकर सभी लोग धर्म और कर्तव्य के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो वहीं सीएम ने पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे राज्य को प्रसिद्ध दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम सभी बहुत उत्साहित हैं कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। गुरु घर की कृपा हम सब पर बने। हम सब पहले गुरु नानक जी का स्मरण करते हैं, उनको नमन करते हैं कि उनकी प्रेरणा से सभी धर्मों को आगे बढ़ने का मार्ग मिला। उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसा काम किया कि सभी लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेकर आज धर्म के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आज गुरु पर्व है, 556वां यहाँ पर गुरु पर्व का आयोजन हो रहा है। मैं सभी को, आज कार्तिक पूर्णिमा भी है, कार्तिक पूर्णिमा की भी मैं सभी को बधाई देता हूँ, गुरु पर्व की भी बधाई देता हूँ। और हमारे राज्य का राज्य स्थापना दिवस इस वर्ष 25वां वर्ष रजतोत्सव के रूप में आयोजन हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे राज्य के अंदर अनेक काम उनके नेतृत्व में आगे बढ़े, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़े। वहीं हमारे यहाँ पर हेमकुंड साहब जाने वाला रोपवे, उसका कार्य भी प्रारंभ हो रहा है। और उस रोपवे के बन जाने से हमारे सिख समाज के लोग पूरे दुनिया से, देश से जो पवित्र हेमकुंड साहब के दर्शन के लिए आते हैं, उनकी यात्रा आसान होगी। जो कई दिनों की यात्रा होती है वो कुछ ही घंटों में संपन्न हो जाया करेगी। लोग वहां पर जाकर भी अपने दर्शन कर पाएंगे और पुण्य के भागी बनेंगे। सर, आज विशेष सत्र की समापन होने वाला है। जो सोचा था कि 25 सालों की चर्चा होगी, क्या वो हो पाई है? क्या कल आपने भी विजन रखा अपना? देखिए, हमें इन 25 सालों की यात्रा में जो हमारे अनुभव रहे हैं, जो उपलब्धियां रही हैं, कहीं न कहीं उनका हमें विश्वास करके आगे की 25 साल की स्वर्णिम यात्रा की तैयारी के लिए विशेष सत्र आयोजित किया गया था। अपने अपने विचारधारा के अनुरूप लोगों ने वहां पर अपने विचार रखे, लेकिन फिर भी हम सब मिलकर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम करेंगे। ये संकल्प लेकर हमको आगे आपने कहा था कि हो गया बहुत। पीएम मोदी जब भी उत्तराखंड आते हैं तो उत्तराखंड की जनता का उनसे बहुत लगाव है और उत्तराखंड से उनका भी बहुत लगाव है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद अनेक काम, अनेक विकास की योजनाएं, 2 लाख करोड़ से भी अधिक की परियोजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। चारधाम ऑलवेदर रोडों से लेकर हवाई सेवा, स्वास्थ्य सेवा, सड़क परिवहन, कनेक्टिविटी, दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड, चारधाम ऑलवेदर रोड, आदि कैलाश, देश का पहला गांव माणा, मुखवा, हरसुल, ऐसे सभी स्थानों पर प्रधानमंत्री ऐसे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दौरा किया है। लोगों के बीच में गए, उससे हमारे राज्य को अनेक प्रकार से जो है प्रसिद्धि मिली है और उन्होंने हमारे राज्य को देश और दुनिया में प्रसिद्धि दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हम उनका स्वागत करते हैं। हम सब उत्साहित हैं कि प्रधानमंत्री। बिलासपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अस्पताल पहुंचकर बिलासपुर ट्रेन दुर्घटना में घायल हुए लोगों
और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, जिसके बाद डिप्टी सीएम ने कहा कि हादसे के दौरान 12 लोगों की मौत हो गई है। मैंने अस्पताल में घायल और उनके परिजनों से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच की रिपोर्ट आने के बाद समझ आएगा कि ये घटना क्यों हुई, इसके लिए कौन दोषी है। क्या डायरेक्टिव्स दिए गए हैं? कल बहुत एक दुर्भाग्यजनक रेल दुर्घटना हुई है। दुर्घटना में 12 लोगों की मौतें हुई है और जो कुछ लोग घायल हैं, निजी हॉस्पिटल में यहां पर एडमिट हैं 2 लोग। उन दोनों हताहतों से मिला, उनके परिजनों से मिला है। चिकित्सक जो इलाज कर रहे हैं उनसे मुलाकात हुई है। इलाज गंभीरता से हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी से ठीक हो जाएंगे। मल्टीपल हॉस्पिटल्स में इंजर्ड एडमिट है, आप भी जाने वाले हैं, तो क्या स्थिति है? परिजनों की काफी अलग अलग हॉस्पिटल जो हताहत है उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए अलग अलग हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है ताकि ठीक प्रकार से इलाज हो सके। और हमारे जिला प्रशासन की टीम, रेलवे के अधिकारी सभी न केवल संबंधित चिकित्सालय में इलाज कर रहे डॉक्टरों से संपर्क में है, परिजनों से भी संपर्क में है और अच्छे से अच्छा इलाज हो, समय पर सही इलाज मिले, इसकी चिंता सब मिलकर कर रहे हैं। राज्य सरकार पूरी तरह से पीड़ितों के पक्ष में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे भेजा है। हम सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हताहत है उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले और जल्दी से वो ठीक हो जाए। रेस्क्यू ऑप्स के बाद एक चीज बार-बार आ रही थी कि रीजन क्या है, काफी लोगों में ये। देखिए, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जांच प्रारंभ हो गया है। जांच की रिपोर्ट आने के बाद समझ में आएगा कि आखिर एक्सीडेंट ये हुआ क्यों और उसके लिए कौन दोषी है। केंद्र सरकार के नक्सलवाद को मार्च 2026 तक खत्म करने की डेडलाइन तय करने के बाद नक्सल प्रभावित राज्यों में ऑपरेशन तेज हो गए हैं, जिसके बाद नक्सली खुद बाहर आकर सरेंडर कर रहे हैं। तो वहीं आत्मसमर्पित नक्सली शुक्लाल जुर्री ने बताया कि 2025 में पुलिस की तरफ से बहुत ज्यादा गश्त की जाने लगी और खोजबीन होने लगी, तब मुझे लगा कि सरेंडर करने से ही हम बच पाएंगे। मेरा नाम है शुक्लाल जुर्री। मेरा गांव एन मिट्टा और नारायणपुर जिला ही है सर। और आप किस नाम से फेमस थे? जो नक्सल कैडर में, नक्सलिज्म का जो अलग अलग कैडर था उसमें डिवीजन में किस नाम से फेमस? सर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जब मैं नक्सलियों के तरफ काम कर रहा था या उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरी काम करता था और गांव वालों को इलाज करता था, बचाता था। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर शुक्लाल के नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया सर मेरा नाम, शुक्लाल, डॉक्टर शुक्लाल करके। कब आपने सरेंडर किया था? मैं 2025 और 20 अगस्त को मैं नारायणपुर पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण किया सर। आपका मेन काम जो था वो क्या था? जैसे कि एजेंसीज ने जो हमें बताया है कि आप नसबंदी करते थे कैडर्स का, तो आप थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा आपका क्या काम क्या था, कब आपने ज्वाइन किया नक्सलिज्म? सर मैं सबसे पहले 2006 मई महीना में मैं नक्सली संगठन में जॉब किया सर। तो उसमें पहले डॉक्टर सीखने के लिए मुझे संगठन के द्वारा जंगल में ही सिखा दिए सर नक्सलियों के द्वारा। तो उसमें डॉक्टर ट्रेनिंग में मेरा बहुत ही अच्छा मतलब इंटरेस्ट था। पहले भी जब मैं पढ़ता था उस टाइम में भी बहुत ये था, तो मैं डॉक्टर काम मतलब आसानी से सीख गया सर। काम क्या था आपको, क्या करते थे आप? जब मैं नक्सली में था तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब डॉक्टरी काम करता था। उसमें नसबंदी भी काम किया हूँ। उसमें कम से कम 10-15 लोग का नसबंदी हो गया है, लेकिन फिर भी मतलब उनका इच्छा के अनुसार उनका मतलब नसबंदी कर चुका हूँ सर मैं। कब कितने साल आप नक्सलिज्म में रहे और कब ज्वाइन किया था? हाँ 2006 और मई महीना, और अब तक लगभग 19-20 साल हो रहे हैं सर मैं नक्सली में रह के काम किया हूँ।
तो उसके बाद 2025 में मैं सरेंडर किया हूँ। तो हो रहे हैं 19-20 साल। आपका कैडर क्या था? उसमें मेरा डीवीसी मेंबर था सर, डीवीसी मेंबर, मार डिवीजन का डीवीसी मेंबर और डिवीजन डॉक्टर टीम इंचार्ज था मैं। क्यों आपको लगा कि अब सरेंडर कर देना चाहिए? सर इसमें क्या है, 2025 में पुलिस प्रशासन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा ऑप्स चलाए या गश्त अभियान, पूरा खोजबीन बहुत ज़्यादा हो गया। तो उसमें खासकर नारायणपुर जिला में आपको बताऊं तो बसवराजू का कांड हो गया और थुलथुली घटना, ऐसे मतलब 3-4 घटना हो गया। तो उसमें ऐसा लगा कि पूरा अभी सरेंडर होने से ही हम बच पाएंगे, ऐसा लगा। और पहले भय था कि हम कब मरेंगे, कैसे मरेंगे, ऐसा मन में लग रहा था सर। तो हम लोग मन ही बनाए कि आत्मसमर्पण करके हम जिंदगी जिएंगे, 2 दिन की जिंदगी करके हम लोग सोचे। पहले में और अब की लाइफ में अंतर क्या लग रहा है आपको? आपको 2 महीने लगभग हो गए हैं ज्वाइन किए। सर इसमें पहले का जिंदगी अभी का जिंदगी में तो बहुत आसमान जमीन फर्क है सर। क्योंकि जब हम लोग नक्सली संगठन में हम लोग काम कर रहे थे तो उसमें पहाड़ में चलना और नदी नाला, उतना गांव में भी नहीं जाते थे। लेकिन फिर भी जब मैं डॉक्टरी काम सीखा, डॉक्टर की जिम्मेदारी दी, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा गांव वालों को इलाज करता था और उनका जान बचाता था। ज़्यादा से ज़्यादा मैं डॉक्टरी काम किया हूँ, बल्कि उतना कार्रवाइयों में पुलिस जवानों का नुकसान हानि, इतना तो वो कार्रवाइयों में मैं शामिल नहीं रहा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा गांव में ही रहना है, गांव वालों को इलाज करना है। जब नक्सली लोग जब घायल होंगे या कोई बीमार पड़ गया है तो मेरे से कांटेक्ट करते थे, संपर्क करते थे, तो मैं इलाज करता था सर। जितना संभव हो जाता था उतना मैं इलाज करता था। अब क्या अंतर लग रहा है? तो अभी मतलब यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ मतलब बिजली है और घोड़ा गाड़ी जितना भी मिल रहा है सर वो आंखों में दिख रहा है। तो अच्छा ही लग रहा है मेरे ये में अभी का लाइफ में। तो पहले तो जंगल में घूमना भटकना ऐसा रहता था, लेकिन यहाँ भी पूरा आज़ादी के साथ पूरा गांव वाले या समाज के साथ मिलना हो रहा है, बातचीत हो रहा है, सबको देखना हो रहा है, नई नई विषय, नई नई चीज़ को देखना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है, सीखने को भी मिल रहा है सर यहाँ आने के बाद। आप भी क्या डीआरजी के पार्ट हो गए हैं? अभी डीआरजी के पार्ट तो नहीं बोल सकता हूँ, अभी मैं डॉक्टर ही हूँ, बस यही बोलना चाहता हूँ। बाद में क्या होगा क्या नहीं, मतलब अभी तो मैं डॉक्टर ही काम करूँगा। आपके जो साथी हैं जो अभी भी भटके हुए हैं, जो अभी भी इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जो ठीक नहीं है देश के लिए प्रोग्रेस, देश के प्रोग्रेस के लिए, उनको क्या कहना चाहेंगे? आपकी तरह सरेंडर करके सुख शांति की जिंदगी जिए या क्या करेंगे? सर मेरा कहने का ये है, मतलब अभी जो फिलहाल मतलब पहले या हाल ही में सरेंडर हो गए हैं, जैसे गढ़चिरौली में सोनू भूपति सरेंडर हुए हैं 60 लोगों की संख्या में, और जगदलपुर में रूपेश के साथ 210 लोग सरेंडर हुए हैं। तो अभी भी जंगल में जो भी बच्चे हैं, आज कहीं कहीं घर में या गांव में जंगल में रह रहे हैं छुप छुप के, तो उन लोग भी मतलब अभी चांस है, मौका है, उन लोग भी हमारे जैसे सरेंडर करें और अपनी जान बचाएं, और जितना भी शासन की तरफ से जो पुनर्वास नीति के तहत जो भी लाभ मिल रहा है उनका लाभ उठाएं और यहाँ आके सुकून की ज़िंदगी जिएं। पहले क्या है, मतलब अभी जो भी बच्चे कुछ नक्सलियों में भी बहुत भय है, डर है, कब कैसा होगा ये डर है सर। तो उनको यही कहना चाहता हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उन लोग अभी भी चांस है, मौका है, उन लोग सकुशल वापस आइए, गांव वालों के साथ या समाज के साथ जुड़ के काम करिए। आपके लिए शासन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से भी जो पुनर्वास नीति जो बनाया गया है उसका जितना भी जो है लाभ है, उसका मतलब योजना है, लाभ उठाइए बस। आपको गवर्नमेंट की पुनर्वास नीति का फायदा मिला है? जो सारी चीजें रखी गई हैं, बताई जा रही हैं, वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे मिल गई सारी? सर अभी तो मिलेंगे, अभी तो प्रोसेस में है, अभी मिलेंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। वो
जब सुविधा मिलेगी तो मैं उनका बहुत ही लाभ उठाने का ये एहसास करता हूँ। राजस्थान के जोधपुर में एक दुखी पिता ने पुलिस आयुक्त से अपने बेटे के एक्सीडेंट मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है और न्याय की गुहार लगाई है, जिसे उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिल सके। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके बेटे फरदीन का एक्सीडेंट 26 सितंबर 2025 को हुआ था, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहा कि वे अपने बेटे के लिए न्याय चाहते हैं और अपराधी को सजा दिलाना चाहते हैं। मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ 25/9/2025। आज तक कोई समझ नहीं ना की कार्रवाई। जब भी जाते थाने में तो आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, कोशिश करते हैं। कभी बताते हैं डस्ट आ गई कैमरे के ऊपर, कभी कहते हैं ब्लू कलर का टी-शर्ट पहनने को तो आया, लेकिन थोड़ा सा अच्छी ना, कभी बोले कैमरे में आ गया, कभी बोलने नहीं आया, कभी कहीं दूर आ गई, कभी मिट्टी आ गई, ऐसे करके हाईकमान का कैमरा जो एक्सीडेंट हुआ उसी के ऊपर हाईकमान का कैमरा लग रहा है, लेकिन वो कैमरा सही नहीं है। आगे का कैमरा का पूछते हैं तो वो कहते हैं आगे हमारे लाइट नहीं है कैमरे की, इसलिए लाइट तो कैमरा चालू है। पीछे का कहते हैं कि हमने सारे कैमरे का चेक कर दिया। खाना बुलाता है, खाना बुला के ये जवाब देता है। ये घटना कब हुई थी आप बता रहे हो? ये 25 तारीख 25/9/2025। 1 महीने से ऊपर हो गया। 1 महीने से ऊपर हो गया। चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं, रोज फोन लगा रहे हैं, कोई निश्चित। कौन से थाने में एफआईआर दर्ज करी आपने? माता का थाना। एफआईआर नंबर क्या है? 225। तो आपका कहने का मतलब है अभी तक जो पुलिस की कार्रवाई हुई है आप उससे संतुष्ट है या नहीं? बिल्कुल। तो आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन ये चाहता है कि हमारा न्याय मिले और जो बंदा है वो बोले घटना तो आज हमारे यहाँ किसी और के साथ होती, अगर यही चलता रहा कानून तो कैसे मुझे पकड़ना मुश्किल है। आज आप कमिश्नर ऑफिस आए हैं, आपने क्या ज्ञापन दिया है यहाँ पर आज? मैंने यही कहा भाई जो न्याय है वो न्याय मिलना चाहिए। क्या आश्वासन मिला है कमिश्नर साहब से? कमिश्नर साहब बड़े आदमी है, उन्होंने कहा जल्दी आपकी कार्रवाई। घटना कितने दिन पहले की? 25/9/2025। आज मैंने बच्चों को परिचय आपका क्या लगते हैं आप लड़के के? अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।